हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इससे पहले बच्चों हम लोग ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन एव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने ये देखा था कि इंडिपेंडेंट के टाइम हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। जिससे बच्चों हम लोग ने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, लेकिन उन्होंने यहाँ के इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। और इन 200 सालों में इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी, जिसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्टेट इकोनॉमी थी, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल रुकी हुई इकोनॉमी थी। हमारा फॉरेन ट्रेड, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी इंडस्ट्रीज, कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जब बच्चों इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट बनी, जो इंडियन गवर्नमेंट जो बनी, उसके सामने सबसे पहला चैलेंज था वो था इंडिया की इकोनॉमी को रैपिडली ग्रोथ करना। क्योंकि पिछले 200 सालों से इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल स्टक इकोनॉमी हो गई थी, रुकी हुई इकोनॉमी हो गई थी। तो बच्चों, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट के टाइम हमारी गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इंडिया की इकोनॉमी को रैपिडली फास्टली ग्रोथ करना। तो देखो बच्चों, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और जो कि एग्जाम में एक एक नंबर में आ सकता है। बच्चों, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ उसे हम लोग दो कैटेगरी में, दो टॉपिक से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं 1950 टू 1990 के बीच में इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे हमने डेवलपमेंट किया। इसके बाद बच्चों, आप जानते हो 1991 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, और जिसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1950 टू 1990 इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देखना है। तो देखो बच्चों, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और हमारी जो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट बनी, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट किया टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी गवर्नमेंट ने जो टेक्निक अडॉप्ट किया वो क्या थी? रैपिडली या प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी। बच्चों, ये प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी का मीन्स होता है रैपिडली हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। क्योंकि पिछले 200 सालों से बच्चों इंडिया की इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहला चैलेंज था कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, हमें अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना है। तो इकोनॉमी को तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों हमारी इंडियन गवर्नमेंट और जो उस टाइम हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपने देश के रैपिडली या प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ये प्लानिंग कमीशन कब बना बच्चों? मार्च 1950 में। डेट नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया मार्च 1950 में, और इस प्लानिंग कमीशन में यह तय किया गया कि हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से कैसे किया जाए। और इस पर्पस के लिए प्लानिंग कमीशन ने जो पॉलिसी बनाई, जो प्लान किया, वो क्या था? 5 ईयर प्लान। हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाई गई, जो प्लान किया गया, वो क्या था? 5 ईयर प्लान, जिसको बच्चों हम लोग हिंदी बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजनाएं। काफी अच्छा हिंदी हो गया। इसके इंग्लिश क्या कहोगे? 5 ईयर प्लान। बच्चों 5 ईयर प्लान क्या होता है? जिसमें यह तय किया गया कि हम लोग 5 ईयर करके अपने लिए कुछ टारगेट रखेंगे, उस टारगेट को अचीव करेंगे, और फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए फिर से अपने लिए कुछ टारगेट रखेंगे और फिर उसको हम अचीव करेंगे। तो 5-5 सालों में हमें अपने प्लान बनाने हैं, 5-5 सालों के लिए उसको अचीव करना है। फिर अगले 5 ईयर प्लान के लिए फिर से कुछ टारगेट रखना है, उसको फिर से अचीव करना है, और जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो सके। तो बच्चों जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, कब बनाया गया? मार्च 1950 में। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि ये प्लानिंग कमीशन जो मार्च 1950 में बना था, इसे आज की डेट में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? नीति आयोग। ये नाम सुना है अगर आपने, नीति आयोग। तो 2017 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके रख दिया गया था नीति आयोग।
तो आज के टाइम में जिसे बोलते हैं नीति आयोग, उस टाइम इसको क्या बोला जाता था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बना था और जिसने 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग किया था। तो बच्चों इस 5 ईयर प्लान में हम लोग अपने लिए 5 ईयर के लिए कुछ टारगेट रखते हैं और उस टारगेट को अचीव करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों अगर आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी अच्छी तरह से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में 3 टाइप की इकोनॉमी चलती है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे हाथ मिलाकर काम करते हैं। हमारे देश में जो भी रिसोर्सेस हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेस पर गवर्नमेंट का राइट्स होगा तो कुछ रिसोर्सेस पर प्राइवेट सेक्टर का भी राइट्स होगा और ये दोनों लोग मिल करके हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो हमारी जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? मिक्स इकोनॉमी। कि हमारे देश में क्या चलेगा? मिक्स इकोनॉमी चलेगी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। अब समझ बच्चों हमारे एग्जाम में कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? तो देखो बच्चों, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इट रिफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेस हैं इनको यूटिलाइज करना, इनको यूज करना इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटीज, जैसा भी हमारे नेशन का प्रायोरिटीज है। तो बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारे नेशन की जो प्रायोरिटीज है यानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको आप कहते हो बेसिक नीड्स, जो हमारी नेसेसरी नीड्स है, जो सबसे पहले जिनका डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए पहले हम अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे और जिनका बाद में डेवलपमेंट होता है उसके लिए बाद में रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होगा कि जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज हैं जिनका मुझे सबसे पहले डेवलपमेंट करना है उनके लिए हम रिसोर्सेज को पहले यूज करेंगे और जिन चीजों का बाद में डेवलपमेंट करना है उसके लिए बाद में रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ठीक है, तो नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से अपने नेशनल रिसोर्सेज को यूज करना, ये कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, हाँ बच्चों, अब इसके बाद देखिए मैंने कुछ छोटे छोटे डेटा दी जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। देखो बच्चों, हमने अभी ये बताया कि अपने देश के डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया था? प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था? 1950 में, मार्च 1950 में। और हमारे देश के बच्चों जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया, जो हमारा देश में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, वो कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1951 में। और ये 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला है? तो 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो बच्चों फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो था 1951 टू 1956। तो बच्चों डेट पर निगाह रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951 टू 1956। इसी तरह बच्चों सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? तो 1956 टू 1961 चला। तो 5 सालों के लिए हमारा ये 5 ईयर प्लान चलता गया। बच्चों जो लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो था 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये मेरा लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 2012 से 2017 के बीच में चला। ये बच्चों ये मेरा लास्ट 5 ईयर प्लान था क्योंकि 2017 के बाद ये प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशंस, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम दिया गया नीति आयोग का। तो उस टाइम बच्चों जो प्लानिंग कमीशन था नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग।
तो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके अभी क्या बन गया, नीति आयोग। ठीक है, तो अब 5 ईयर प्लान नहीं चलता, अब उसकी जगह क्या चलता है, नीति आयोग चलती है। ओके, तो बच्चों जो मेरी लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 2012 टू 2017। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जिनको इस चैप्टर के लिए जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो बच्चों 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या गोल्स थे, इनको समझने से पहले एक बात हम क्लियर कर दें यहाँ पर, क्योंकि अक्सर ये मिसगाइड आप लोग हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चों 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्ट या जो गोल्स होते हैं, इन गोल्स को हम दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, यानी देता हूं जो 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। समझना बच्चों, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बच्चों लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो ऑब्जेक्टिव जो 20, 25, 50 सालों के लिए बनाए जाते हैं। यानी ये क्या 5 साल के लिए नहीं बनाए गए, ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो 20, 25, 50 सालों के लिए बनाए जाते हैं। यानी ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि हर एक पंचवर्षीय योजना के लिए, हर एक 5 ईयर प्लान के लिए ऑब्जेक्ट बनाए गए। यानी ये ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए नहीं थे, ये जनरलाइज्ड ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव है जो हर एक 5 ईयर प्लान के लिए रखा गया था। चाहे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो, सेकंड 5 ईयर प्लान हो, थर्ड 5 ईयर प्लान हो, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कोई 5 ईयर प्लान हो, ये हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वो होते हैं बच्चों जिससे हम लोग 5 साल में अचीव नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म है, यानी 20, 25, 50 सालों के लिए ऑब्जेक्ट बनाए गए जो कि हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, जिसको बोल सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव है। जबकि बच्चों शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो केवल पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल लें कि जब मेरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था तो उसका मेन ऑब्जेक्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करना, कि हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करना है। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 टू 1961, तो उसमें उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया गया वो था इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोथ करना। इसी तरह बच्चों जब हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, 11th 5 ईयर प्लान आया 2007 से 2012 तक चला, उसका ऑब्जेक्ट था पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को दूर करना। तो बच्चों ये क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो किसी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए होता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो 5 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म 20, 25, 50 सालों के लिए होते हैं, जो हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्ट होता है। जबकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए बनाए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर एग्जाम में जैसे आता है कि व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान या व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, तो आप शॉर्ट टर्म वाला बताओगे जो उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए बनाया गया था ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एग्जाम में सिंपली पूछता है कि व्हाट्स द ऑब्जेक्ट, व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, तो फिर आप क्या बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट बताएंगे जो कि जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि हर एक 5 ईयर प्लान के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहां क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म वाला है, जो हर एक 5 ईयर प्लान के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ये लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान के लिए है, बाकी शॉर्ट टर्म लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी जो लॉन्ग टर्म वाले। तो बच्चों ये मेन ऑब्जेक्ट जो 5 ईयर प्लान के लिए रखे गए वो 5 मेन ऑब्जेक्ट बनाए गए। ये 5 मेन ऑब्जेक्ट क्या रखे गए, तो नंबर फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आया, इकोनॉमिक ग्रोथ। कि बच्चों जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो सबसे पहला जो टारगेट था वो था हमारे देश का तेजी से रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ करना, क्योंकि पिछले 200 सालों से हमारा कोई ग्रोथ हुआ नहीं, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई थी, तो हमें अपना तेजी से ग्रोथ करना था। बच्चों आप कहेंगे सही इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ का मीन्स होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी है। बहुत हिंदी हो गया,
इंग्लिश में बोले तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। जिन चीजों की हमें जरूरत है हम उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, तेजी से बढ़ाएं। तो बच्चों हमें अपने इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन। अब बच्चों मॉडर्नाइजेशन मींस क्या होता है, सिंपल चीज है, आप तुरंत कह दोगे इसका मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हुआ, नई नई मशीनों का यूज करना, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, नए नए इक्विपमेंट का यूज करना, तो वो क्या है मॉडर्नाइजेशन। तो नई टेक्नोलॉजी या नई मशीनों का, नए इक्विपमेंट का, नई नई चीजों को यूज करना, नई टेक्निक को यूज करना, वो क्या होता है मॉडर्नाइजेशन। बट यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल न्यू टेक्निक को यूज करने से ही नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना मॉडर्नाइजेशन होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स, कि न्यू जो भी न्यू टेक्निक्स है, न्यू मशीनें हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उनको अडॉप्ट करना, वो तो मॉडर्नाइजेशन में आता ही है। उसके अलावा और क्या आता देख लो, एंड पुट द नेसेसरी चेंजेस इन द एंशिएंट मीनिंगलेस रिचुअल्स। मीनिंगलेस रिचुअल्स को रिमूव करना, इनको चेंज करना। बच्चों रिचुअल्स मीन्स क्या होता है, जिसको आप कहते हो प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक जो कल्चर है, जो कस्टम्स है, वो क्या है रिचुअल्स है। बच्चों जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उस समय हमारे देश में कई तरह की सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, सामाजिक प्रथाएं चल रही थी, जिसको कहते हैं रिचुअल चल रहा था। अब ये रिचुअल्स कहां से आया था, किसने बनाया था, आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, और जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल लें चाइल्ड मैरिज, कि उस समय क्या चलता था, बाल विवाह, कि छोटे बच्चों को जल्दी से मैरिज हो जाए, उनको कोई एजुकेशन नहीं देना है, इनको प्रॉपर वे में वो अपने पैरों में स्टैंड भी नहीं हो पाए, उनका पहले से मैरिज कर दीजिए। और क्या, जैसे आप कहते हो कि वहां पर बच्चों उस टाइम में गर्ल चाइल्ड पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर हो भी जाते तो उनको पढ़ाई लिखाई मत, उनको स्कूल में भेजिए, उनको जल्दी से मैरिज कर दीजिए। तो इस तरह की जो कुरीतियां थी, बाल विवाह, सती प्रथा और भी कई कुरीतियां थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, तो उन चीजों को रिमूव करना, उन चीजों को बंद करना, ये भी आता है मॉडर्नाइजेशन में। तो बच्चों मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल नई टेक्नोलॉजी को यूज करने से ही नहीं होता, वो तो होता ही मॉडर्नाइजेशन, बल्कि मॉडर्नाइजेशन मतलब ये भी होता है कि हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक प्रथाएं चली आ रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उन रिचुअल्स को रिमूव करना, उनको खत्म करना, ये भी आता है मॉडर्नाइजेशन। यानी हमें मेंटली अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट बच्चों जब भी वैसे एग्जाम में आता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो मोस्टली बच्चे इसकी मीनिंग गलत लिखते हैं। और मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हमारी इकोनॉमी में सबको रोजगार मिल जाए, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। जबकि एक्चुअली बच्चों ये मीनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट की नहीं होती। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ और होता है, और वो क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है द पर्सन्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट द वर्क इजीली। यानी वो व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं और काम करने की एबिलिटी भी रखते हैं, उनको इजी वे में वर्क मिल रहा है, तो हम ये सब बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों ये कभी नहीं होता कि सबको रोजगार मिल जाए, क्योंकि सोचिए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सबको रोजगार मिल जाएगा, बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो काम करना चाहते भी हैं और काम करने की एबिलिटी भी रखते हैं, उनको इजी वे में वर्क मिल रहा है। जैसे बच्चों एग्जांपल लीजिए कि सपोज करिए मैं काम ही नहीं करना चाहता, जब मैं काम ही नहीं करना चाहता तो मुझे कोई काम देगा क्या, कोई नहीं देगा, तो फिर तो मैं बेरोजगार हो गया ना। इसी तरह से मान लीजिए हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास एबिलिटी नहीं है, तो मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो काम करना भी चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, काम करना भी उनको आता है, एबिलिटी है उनके अंदर, और उनको इजी वे में वर्क मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, उसमें एक मेन ऑब्जेक्ट था कि वो सारे व्यक्ति जो वर्क करना भी चाहते हैं, वर्क करने की एबिलिटी भी रखते हैं, उनको इजी वे में वर्क मिले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इक्विटी। अब बच्चों इक्विटी मींस क्या होता है,
तो तुरंत आप कहेंगे सर इक्विटी में होता है कि मेल और फीमेल के बीच में इक्वलिटी लाना। बच्चों इक्विटी का मतलब केवल मेल और फीमेल में समानता लाना या इक्विटी लाना ही नहीं होता, वो तो इक्विटी है ही है। बट यहां पर जो इक्विटी का मतलब होता है वो ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ ऑफ द नेशन एमंग द पीपुल्स। बहुत अच्छा इंग्लिश हो गया ना, चलो हिंदी समझो कि बच्चों इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जो भी इनकम हुई है, जो भी ग्रोथ हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसका लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि जो रिच और पुअर पर्सन के बीच का जो गैप है उस गैप को मिनिमाइज किया जा सके। बच्चों अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि जो अमीर व्यक्ति वो और अमीर होते चले जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑब्जेक्ट रखा है अपने 5 ईयर प्लान के लिए कि जो अमीर और गरीब है उनके बीच के गैप को कम करना, यानी इस तरीके से काम करना कि अमीरों पर टैक्स लगाइए और गरीबों को सब्सिडी प्रोवाइड करिए। जब मैं अमीरों पर टैक्स लगाऊंगा तो उनके पास पैसे कम होंगे और गरीबों को हम सब्सिडी देंगे तो उनके पैसे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, दोनों में इक्वलिटी आएगी, इक्विटी आएगी। बात समझ आया कि इक्विटी का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग द पीपुल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, सेल्फ रिलायंस। बच्चों सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ रिलायबल होना, सेल्फ डिपेंड होना। इसको हिंदी में कहें तो आत्मनिर्भर बनिए। बच्चों आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जिन चीजों की जरूरत हमें है, जिसको हम लोग अभी तक दूसरे देशों से मंगाते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, उन चीजों का प्रोडक्शन हम खुद अपने इंडिया के अंदर करें। वो सारे गुड्स या वो सारी चीजें जिनका हमको जरूरत है और जिसके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं और दूसरे देशों से हमको इंपोर्ट करना है, तो उन चीजों का प्रोडक्शन हम खुद अपने इंडिया के अंदर करेंगे। और सोचिए बच्चों अगर ऐसा होता है तो इससे फायदा क्या होगा कि जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और जो हमारी फॉरेन करेंसी जो इंपोर्ट करने में खर्च हो रही थी वो भी तो बचेगी हमारी। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था, सेल्फ रिलायंस करना, यानी आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंड होना। हम अपनी जरूरत की चीजों का प्रोडक्शन खुद अपने इंडिया में करेंगे, ठीक है, और दूसरे देशों पर डिपेंडेंस कम करना है। तो ये तो बच्चों हमारे 5 ईयर प्लान्स। ओके, तो बच्चों हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आपसे होप आज मैंने आपको जो भी चीज पढ़ाया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके, तो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।